हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। आज मैं आपको जो हमारा यूनियन बजट 2016-2017 है, जो कि आज 29 फरवरी 2016 को पेश किया गया है हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के द्वारा। तो वो मैं आज आपको उसकी हाइलाइट्स बताने जा रहा हूँ। आज जो दोपहर में पेश किया गया है ये वीडियो, और मैं आपको शाम को अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो ये करंट का है, जिससे कि आपके LIC AAO का जो पेपर होने वाला है उसमें रेल बजट और यूनियन बजट मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो रेलवे बजट का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पे रेलवे बजट का देख सकते हैं। और जो यूनियन बजट है जो कि आज मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यूनियन बजट 2016। तो सबसे पहले देखते हैं टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं, मतलब क्या क्या बजट में टैक्स से रिलेटेड छूट मिली है या बढ़ोतरी हुई है, तो वो हम देखते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड एग्रीकल्चर है वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। उसमें ज़्यादा आज के अगर बजट की बात करें तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर का ज़्यादा अच्छा किया गया है आपके टैक्स के रिलेटेड में। और ये जो मैंने ग्रीन कलर से कर रखे हैं, आप स्लाइड में देख रहे होंगे कुछ चीज़ें ग्रीन कलर की दिख रही हैं, तो ये ग्रीन कलर की मोस्ट IMP चीज़ें हैं, मतलब इनमें से पेपर में क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, आपके इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो मेनली जो डेटा मैंने कवर किया है, जैसे कि अमाउंट है, परसेंटेज है, तो ये डेटा वाली चीज़ें पूछेंगे वो, तो ये आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है। तो देखते हैं। तो सबसे जो अभी रिसेंट में बात करें टैक्स में क्या चल रहा है, जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसको 10% से 15% बढ़ा दिया गया है। तंबाकू से रिलेटेड जितने भी मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं, तंबाकू से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, बस बीड़ी को छोड़ के, जो बीड़ी है हमारी, जो जिसमें MP में सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है, बनाया जाता है बीड़ी, जो तेंदुपत्ता से बनता है, तो बीड़ी जो है, बीड़ी को छोड़ के बाकी पूरे जितने भी टबैको प्रोडक्ट्स हैं, लाइक सिगरेट, सिगार, उसके बाद आपके गुटखा, तंबाकू, ये सब जितने भी प्रोडक्ट हैं सब महंगे हो जाएंगे। तो क्योंकि उस पर एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, पहले 10% एक्साइज ड्यूटी थी और अब उस पर 15% लग रही। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि टबैको प्रोडक्ट्स पर कितना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है, तो वो 5% बढ़ाया गया है। और अगर पूछेगा कि एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स कितना लगता था पहले, उस पर 10% लगता था और इस बजट के बाद कितना लगेगा, 15% बनेगा। तो इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहले कितना था, अभी प्रेजेंट में कितना है, और कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई है, कितना इंक्रीज हुआ वो। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जामों में, हॉट टॉपिक। अगला देखते हैं, 1% सर्विस चार्ज ऑन द परचेस ऑफ लग्जरी कार। आप समझ रहे हैं, मतलब जो लग्जरी कार रहेंगी, लग्जरी कार मतलब जो कि 10 लाख और इन कैश परचेस ऑफ गुड्स, मतलब जितने भी मतलब कैश, पहले तो जो लग्जरी कार मतलब 10 लाख के ऊपर जो रहती हैं उनको लग्जरी कार की कैटेगरी में लिया जाता है। तो जितनी भी लग्जरी कार रहेंगी, आप अगर 10 लाख के ऊपर की कोई भी गाड़ी लेते हो तो उस पर एक्स्ट्रा आपको 1% पे करना पड़ेगा सर्विस चार्ज, ठीक है। और अगर कैश की बात करें, जैसे 10 लाख अमाउंट, तो आप मतलब कैश में गाड़ी खरीदेंगे नहीं, खरीदने को खरीद सकते हैं, लेकिन अधिकतर सब लोग लोन पे ही खरीदते हैं अगर मिडिल लेवल फैमिली की बात की जाए तो। और अगर आप कैश में, मतलब कैश परचेस में कोई भी चीज़ अगर 2 लाख से ऊपर की खरीदते हो तो उसके लिए भी आपको 1% टैक्स देना, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा या सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो ये भी एक IMP पॉइंट रहेगा कि कितने % एक्स्ट्रा टैक्स हमको देना पड़ेगा। अब जो SUV लग्जरी कार्स, SUV वगैरह हैं आपकी, वो ज़्यादा महंगी हो गई हैं। उस पर जो है 4% हाई कैपेसिटी टैक्स, मतलब SUV जितनी भी गाड़ियां रहेंगी उस पर 4% एक्स्ट्रा आपको टैक्स लगाया जाएगा। तो ये IMP क्वेश्चन रहेगा कि SUV और लग्जरी कार पे कितना टैक्स ज़्यादा लगेगा, तो वो लगेगा आपका 4%। तो ये आपको याद रखना है, कितना लगेगा, 4% हाई कैपेसिटी टैक्स फॉर SUVs।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितनी भी मतलब जो भी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका रेवेन्यू लेस देन मतलब 5 करोड़ से कम जिनका रेवेन्यू रहता है, उनको टैक्स में 29% सरचार्ज लगे। मतलब जो जिनका रेवेन्यू जो है 5 करोड़ से थोड़ा कम रहता है या 5 करोड़ के आसपास रहता है, उनको 29% सरचार्ज लगेगा। तो ये टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। आगे भी ये भी टैक्स का कंटिन्यू है। टैक्स में जो भी टैक्स से रिलेटेड टॉपिक में जो भी बजट में पेश किया गया है। तो अब जो लिमिटेड टैक्स कंप्लायंस विंडो है, उसमें क्या होता है, मतलब फ्रॉम 1 जनवरी से 30 सितंबर तक, 1 जनवरी से 30 सितंबर तक, ठीक है। हाँ, तो जितने भी मतलब टैक्स लिमिटेड टैक्स कंप्लायंस है जिनका मतलब विंडो उसमें देखा जाए, उनकी डेट उन्होंने दी है कि 1 जनवरी से 30 सितंबर तक उनने जितने भी अनडिस्क्लोज्ड मतलब इनकम है उनका डिक्लेयरिंग अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उस पर 45% मतलब एक्स्ट्रा या फिर इंक्लूडिंग सरचार्ज लगेगा या पेनाल्टी लगेगा। मतलब जितनी भी ये कंपनी वगैरह है उनने जो मतलब 30 सितंबर तक अगर टैक्स को डिस्क्लोज नहीं किया है तो उस पर 45% सरचार्ज और पेनाल्टी मतलब लगे। मतलब कुल मिला के कहना है कि जो ब्लैक मनी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक मनी का, मतलब जो भी मतलब टैक्स की जो चोरी करते हैं, मतलब जो पैसा अपना छुपा के रखते हैं, तो अगर वो अपना 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच में उस पैसे को डिक्लेयर कर दें जाके सरकार के पास कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है जिसका मैंने टैक्स नहीं दिया, कहीं और छुपा के रखे हैं, कैश के फॉर्म में घर में रखा है, गोल्ड के फॉर्म में घर में रखा है जिसका बिल नहीं बनवाया, तो इस टाइप से जितने भी मतलब वैल्यू है मनी की, तो अगर वो आप सरकार को बता देते हो कि मेरे पास इतना मनी है, तो उस पर सरकार क्या करेगी, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 45% सरकार उसका ले लेगी, मतलब 45 लाख वो ले लेगी और बाकी के जो बचे आपके 55 लाख वो आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप से और आपको मतलब सज़ा माफ़ हो जाएगी आपकी। तो ये इस पॉइंट का मेन मुद्दा है। तो ये आपको याद रखना है कि मतलब ब्लैक मनी के लिए कितना, तो 45%, या फिर जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके लिए 45% का रिलैक्सेशन है। आप 45% सरकार को दे दीजिए, बाकी पैसा आप अपने पास रख सकते हैं पेनाल्टी के तौर पे। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो 1% है वो मतलब जितने भी ये ज्वेलरी प्रोडक्ट हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, जितने भी इसके जो ज्वेलरी वगैरह हैं उस पर आपको 1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ज्वेलरी, रिंग, सिल्वर रिंग, उसके बाद गोल्ड रिंग, प्लेटिनम रिंग, डायमंड रिंग और जितने भी नेकलेस वगैरह हैं, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी महंगी हो गई है। अगला जो मोस्ट IMP है, 0.5% कृषि कल्याण टैक्स जो है मतलब ऑल सर्विस टैक्स पे लगाया गया है। तो जिसके कारण क्या हुआ है, जो सर्विस टैक्स आपका 14.5 पहले था लास्ट ईयर, या फिर अभी आज से 1 दिन पहले की बात करें, और आज से ये हो गया है आपका 15%। तो मेरे हिसाब से हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एग्ज़ाम, अभी जितने भी करंट में पूछे होने वाले एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्विस टैक्स को कितना इंक्रीज़ कर दिया गया है। देखिए पिछले बजट में क्या किया गया था, सर्विस टैक्स आपका 12% था, 12% से उसको 14.5% कर दिया गया था, और आज की डेट में इसको कर दिया गया है 15%। तो ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा रहेगा आने वाले पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाने का कि आज पिछले 2015-2016 के बजट में कितना था, तो 2015 और 2016 के बजट में उसको 14.5 किया गया था 12 से, और इस बार के बजट में इसको 15% कर दिया गया सर्विस टैक्स। तो इससे आपके जितने भी आप होटल में जाएंगे, कार, मतलब जहां भी आपको सर्विस टैक्स लगता है तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी। आपको ट्रेन का सफ़र महंगा होगा, आपको कार का सफ़र महंगा होगा, हर चीज़ की रेट इससे बढ़ जाएगी। आपकी फ्लाइट्स की टिकट, ट्रेन टिकट्स, हर चीज़ इसमें बढ़ जाएंगी रेट। अगला देखते हैं, अब क्या कर रहा है, जो 1% मतलब जितने भी ये छोटी स्मॉल पेट्रोल, LPG, CNG कार्स हैं उस पर 1%, और जितना भी ये डीजल गाड़ी हैं उस पर 2.5% का मतलब टैक्स या फिर जो भी स्पेसिफिकेशन मतलब काटा जा रहा है।
तो यानी कि जो मिडिल लेवल की कारें होती हैं, जैसे कि 5 से 10 लाख के अंतर के, जैसे कि आप बात करें तो स्विफ्ट की बात करें, इस टाइप की कार, तो अगर आप पेट्रोल कार लेते हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 1% आपको देना पड़ेगा। और अगर पेट्रोल या सीएनजी कार रहेंगी, और अगर कोई डीजल कार आप उठाते हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 2.5% आपको पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ है कि पूरी कार जो है महंगी हो गई है, कार्स वगैरह लेना अब महंगा हो गया है। और जो हाई मॉडल हैं, जैसे कि 10 लाख से ऊपर की बात करें, और एसयूवी की बात करें, और बड़ी गाड़ियों की बात करें, लग्जरी कारों की बात करें जो 15-20 लाख, ऑडी की बात करें, तो इस टाइप की जितनी कारें हैं उस पर 4% का टैक्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ टैक्स की से रिलेटेड हमने क्लियर किया था, जो बजट में टैक्स से रिलेटेड घोषणा की गई हैं। अगला देखते हैं। अब जो अगला टॉपिक मैंने उठाया वो क्या है, पर्सनल फाइनेंस। मतलब पर्सनल फाइनेंस के ऊपर क्या क्या किया गया है, सरकार ने बजट में क्या क्या बोला है पर्सनल फाइनेंस के लिए। तो इसमें क्या किया, नो चेंज किसमें, एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लैब्स में। मतलब जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो पहले की चीज़ें थी उसमें कोई मतलब वो नहीं किया गया है कि जैसे कि अगर आपकी 1 करोड़ इनकम है तो उस पर 30% का वो लगेगा टैक्स। इस साइड से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन देखते हैं जो हमारे परीक्षा दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट जो कि मैंने पूरा ग्रीन कर रखा है, ये वाला पॉइंट, सेकेंड नंबर का पॉइंट। तो इसमें क्या है, ये मोस्ट आईएमपी, इसमें क्या है, क्या बोला गया है, 1000 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेटेड किए गए न्यू ईपीएफ एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के लिए। जो नया मतलब 2004 के बाद जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब करने जा रहे हैं तो सबको पता है कि उसमें पेंशन नहीं दी जा रही है, लेकिन पेंशन की जगह एक ईपीएफ का सिस्टम चालू किया गया है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम। इसमें क्या होता है कि जितना सरकार पैसा काटती है उतना ही उसको डबल करके अकाउंट में डालती है, इस हिसाब से चलता है। तो इसके लिए इस साल बजट में 1000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। अगला पॉइंट जो कि इसी से रिलेटेड है आपका ईपीएफ से, तो गवर्नमेंट विल पे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ 8.33%, मोस्ट आईएमपी डेटा, 8.33% फॉर ऑल न्यू एम्प्लॉयज़ फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई अभी नया बंदा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता है, ज्वाइनिंग जाता है, तो 3 साल तक जो हर मंथ उसका पीएफ कटेगा 8.33% सैलरी का, उसमें मतलब 8.33% जो भी कटता है तो वो 3 ईयर्स तक उसको पे नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसके अकाउंट में पे करेगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कितने परसेंट ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन दे रही है गवर्नमेंट, तो वो देगी 8.33%। तो ये डेटा आपको याद रखना है। आप जब भी ये वीडियो देखें तो ज़रूर एक कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि जो मैं इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा हूँ आप उसको नोट कर सकें, ताकि आप उसको अगर नोट कर लेंगे तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और अगर आप मेरा वीडियो पीसी पे देख रहे हैं तो वीडियो को पीसी पे ही देखा के, मोबाइल में क्या रहता है छोटी स्क्रीन पे देखने पे ज़्यादा डेटा हमको समझ में नहीं आता। छोटी स्क्रीन पे आप ऑडियो कन्वर्ट करके सुन सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब मोबाइल में सॉन्ग्स की तरह। लेकिन अगर डिस्प्ले देखने की बात करें तो आपको मैं सलाह देता हूँ लैपटॉप या फिर आप कंप्यूटर पे देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक नोटबुक लेके बैठें ताकि आप कुछ भी नोट कर सकें, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगला अब क्या बोल रहा है कि जो हाउस रेंट मिलता है, हाउस रेंट मिलता है जिसको हम HRA बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो पहले उसमें 24% की छूट 24,000 रुपये की छूट दी जाती थी, उसको बढ़ा के 60,000 रुपये का बेनिफिट दिया जा रहा है। मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अपने खुद के मकान में नहीं रह पाते, वो किराए से रहते हैं, तो वो साल का उस पर 60,000 रुपये उनको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा उससे। तो ये मतलब इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी, और जो रेंट के लिए जो है वो पैसा सरकार पे करेगी, आपको बिल लगाना पड़ेगा और उतना पैसा सरकार पे करेगी। तो पहले वो सिर्फ 24,000 था, अब उसको बढ़ा के 60,000 कर दी गई है उसकी रेंज। अगला 50,000 रुपये फॉर हाउसिंग लोन्स। अब क्या बोल रहा है कि सरकार ने क्या बोला है कि जो भी लोग अपना पहला घर खरीदने जा रहे हैं और जो कि 35 लाख से ऊपर का घर है और वो किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, तो अगर वो 35 लाख का घर है और मान लीजिए आप बैंक गए और आपने फाइनेंस कराया 30 लाख का लोन, तो उस पर आपको 50,000 रुपये की छूट देगी। मतलब 30 लाख का आपको लोन अगर आपने किया है, तो अगर बिना टैक्स की बात करें, विदाउट टैक्स, तो आपको
29 लाख और 15,000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे और टैक्स जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो ये मतलब 50,000 की छूट दी गई है। और ये वाला जो हाउस रेंट है ये 50 लाख से ऊपर के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर 50 लाख से ऊपर का आप घर ले रहे हो तो उस पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ये स्कीम सिर्फ 35 से 50 लाख के बीच में ही है। अगला क्वेश्चन जो हमारे ख्याल से मेरे हिसाब से IMP है, तो वो क्या बोल रहा है कि 15% सरचार्ज लगेगा जिनकी इनकम 1 करोड़ से अबव है। मतलब जो सालाना 1 करोड़ कमाते हैं तो उसका 15% सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। आप 1 करोड़ कमा रहे हैं तो 15 लाख आपको सरकार को देना ही पड़ेगा टैक्स के रूप में। तो ये कुछ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड IMP टॉपिक थे जो मैंने कवर किए हैं। इतने इसमें से जो मोस्ट IMP है वो है एक सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। इसमें 8.33% और 1,000 करोड़ एलोकेटेड किए गए हैं आपके EPF के लिए। एंड लास्ट टॉपिक अगर बात HRA की बात करें तो HRA भी IMP है ये वाला, एंड देन 15%। तो मेरे ख्याल से पूरी चीज़ें IMP है सिर्फ इसको छोड़ के, लेकिन ये भी एक IMP मुद्दा है। तो आपको ये पूरे 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों पॉइंट आपको याद रखना है। तो मेरे वीडियो को आप 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो आपको ये पूरा वीडियो याद हो जाएगा, पूरे टॉपिक्स आपको याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं सोशल। अब सोशल सामाजिक कार्य में उनने क्या क्या किया गया है इस बजट में। तो इस बजट में किया गया है, सबसे पहले देखते हैं 38,500 करोड़ 38,500 करोड़ रुपए, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है। ये दिया गया है आपका महात्मा गांधी मनरेगा जो कि 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2006 में इसको नरेगा के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा कर दिया गया था। तो इसको दिया गया है, मनरेगा स्कीम को दिया गया है 38,500 करोड़ रुपए। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि मनरेगा इसलिए IMP है क्योंकि मनरेगा ने अभी 2016 में अपने 10 साल पूरे किए। ये देखिए मैंने भी बताया 2006 में बना था और 2016 हो रहा है, तो कितना 10 साल इसने अपने पूरे कर लिए हैं। तो इसलिए ये IMP रहेगा। तो 38,500 करोड़ महात्मा गांधी नरेगा के लिए दिए जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान जो कि अभी चल रहा है बहुत ही तेजी से, तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए कितने दिए गए हैं 9,500 करोड़, मतलब 9500 करोड़ या 9,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन डेटा को आप ना भूलें, इनको कॉपी में नोट करते जाएं क्योंकि डेटा बहुत ज़रूरी है याद करना। क्योंकि पेपर क्वेश्चन सीधे डेटा से रिलेटेड आएगा, वो अप्रॉक्स नहीं पूछते, वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देंगे आपको। अगर पूछेंगे स्वच्छ भारत अभियान के लिए कितना रुपये दिया गया है, पहला ऑप्शन रहेगा मान लीजिए 9,500, फिर उसके बाद रहेगा 8,500, देन 7,500, 3,300, कुछ इस टाइप से रहेगा डेटा कंफ्यूजिंग। तो डेटा आपको याद करना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप 2 से 3 बार वीडियो देखें, आपको जरूर डेटा याद होगा। अगला हब टू सपोर्ट SC ST। अब जो SC ST हमारी जो जनजातियां हैं शेड्यूल कास्ट, तो इनके लिए एक हब बनाया जाएगा, मतलब सपोर्ट हब बनाया जाएगा। कोई भी इनको प्रॉब्लम होगी तो वो वहां जाके बोल सकते हैं। तो सपोर्ट हब बनाया जा रहा है SC ST के लिए। अब अगला जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, कुकिंग गैस जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं उनके लिए विथ स्टेट सपोर्ट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से उनको, जैसा कि मोदी जी ने आज की स्पीच में कहा है कि वो जो जितनी भी गरीब महिलाएं हैं वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो उनको गैस मुफ्त, मतलब जो कनेक्शन है गैस का वो फ्री कर रहे हैं, तो फ्री गैस कनेक्शन दे रहे हैं। और इसी चीज़ के लिए उनने कितना रुपए 2,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए मतलब दिया गया है कि अगले 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए उन पे खर्च किए जाएंगे LPG गैस कनेक्शन के लिए। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो कि फ्री गैस कनेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद कितने रुपए दे रहे हैं 2,000 करोड़, वो भी अगले 5 साल के लिए। तो उस हिसाब से 400 करोड़ हर साल का पड़ा, वो भी BPL फैमिलियों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.87 लाख करोड़ ग्रांट किए गए हैं ग्राम पंचायत के लिए, जो ग्राम पंचायत गांव में चलती हैं और म्यूनिसिपलिटीज़ के लिए
और मतलब 2.8 लाख करोड़। अगर पिछले बजट से बात करें तो 2 to 8% ये जंप किया है, मतलब 2 to 8% ज़्यादा पैसे इस बार दिए गए हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। उसके बाद अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, 4 स्कीम्स फॉर एनिमल वेलफेयर। तो एनिमल वेलफेयर के लिए 4 स्कीम चालू करने के लिए कहा गया है, तो वो आने वाले अपने इस साल में 2016-2017 में चालू की जाएंगी। तो सोशल से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें थी। अगला देखते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या किया गया है हमारे इस बजट के दौरान। तो हेल्थ में देखते हैं, तो अगर हम बात करें तो हर साल एवरी ईयर 2.2 लाख पेशेंट आते हैं किसके, आपके डायलिसिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए 2.2 लाख पेशेंट हर साल ऐड किए जाते हैं। तो इसलिए इस बार सरकार ने क्या किया है कि जो डायलिसिस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट आते हैं उनको सस्ता किया है। मतलब अब जिनको डायलिसिस की प्रॉब्लम है तो उसके इक्विपमेंट जो है थोड़े सस्ते आएंगे, तो उससे फ़ायदा रहेगा, लोग आसानी से खरीद पाएंगे। एक न्यू हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम चालू की गई है, उसमें क्या है, उसमें हेल्थ कवर दिया जाएगा 1 लाख पर फैमिली। मतलब एक फैमिली के लिए अगर आपने वो हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अगर ली है तो 1 लाख पर फैमिली आपको पे किया जाएगा सरकार के थ्रू से। तो ये कुछ थे। अब जो नेशनल डायलिसिस सर्विस प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो किसकी मदद से चलाएगा, वो चलाएगा PPP मॉडल, PPP मॉडल जो है उसके थ्रू चलाया जाएगा। डायलिसिस से रिलेटेड जितने भी मतलब ऑल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनमें, तो PPP मॉडल पे वर्क करेंगे ये डायलिसिस वाले। अब जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ मोस्ट IMP है, मैंने पूरा ग्रीन किया है इसलिए। सीनियर सिटीजन विल गेट एडिशनल हेल्थ केयर कवर ऑफ ₹30,000 अंडर द न्यू स्कीम। मतलब जो ये वाली जो स्कीम चालू की जा रही थी 1 लाख रुपए जो पर फैमिली को दिया जाएगा, अब उसमें क्या हो रहा है कि 30,000 रुपए ज़्यादा दिया जाएगा सीनियर सिटीजन को इस स्कीम में। 30,000 रुपए का उनका एक्स्ट्रा एडिशनल जो हेल्थ केयर कवर रहेगा। तो ये IMP रहेगा क्वेश्चन कि सीनियर सिटीजन को कितना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, एडिशनल हेल्थ केयर कवर कितना दिया जा रहा है, तो वो दिया जा रहा है 30,000 रुपये। तो ये आपको याद रखना है। अब अगला प्रधानमंत्री जन आयुषधि योजना। इसमें क्या किया जा रहा है कि 300 जेनरिक ड्रग स्टोर मतलब खोले जाएंगे। इस योजना के तहत 300 जेनरिक ड्रग स्टोर खोले जाने की मतलब बात कही गई है इस बजट में। तो 300 खोले जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। 300 ड्रग स्टोर खोले जाएंगे जिससे कि दवाइयाँ ईजिली प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये प्रधानमंत्री योजना के थ्रू था हेल्थ से रिलेटेड। तो ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें थी। अब हम देखते हैं अगला एजुकेशन। मतलब एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन सेक्टर में क्या बताया जा रहा है हमारे बजट में, तो बात करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो स्कीम टू गेट 500 करोड़ फॉर प्रमोटिंग इंटर्नशिप अमंग SC/ST। मतलब क्या किया जा रहा है कि जो SC/ST हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं मतलब उनको प्रमोट करने के लिए। मतलब SC/ST लोगों को शिक्षा से रिलेटेड ज़्यादा प्रमोट करने के लिए 500 करोड़ रुपए बजट में पेश किए गए। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि SC/ST के लिए कितने हज़ार करोड़ या कितने रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में। तो ये किया गया है 500 करोड़ में, तो ये आपको याद रखना है। 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट, 10 पब्लिक एंड 10 प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू बी मेड वर्ल्ड क्लास। मतलब वर्ल्ड क्लास 10 पब्लिक एंड 10 प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने पब्लिक और कितने प्राइवेट एजुकेशनल खोले जाएंगे जो कि वर्ल्ड क्लास रहेंगे। तो 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट खोले जाएंगे, 10-10। अगला डिजिटल रिपोजिटरी फॉर ऑल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमास, उसको दिया जा रहा है 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए फॉर हायर एजुकेशन एंड फाइनेंसिंग। मतलब जितने भी ये हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग हो या फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो, जो भी है, और जो स्कूल्स वगैरह हैं जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट देते हैं, उनके लिए 1000 करोड़ रुपए बजट रखा गया है सरकार की तरफ से।
अब देखते हैं जो अगला मोस्ट आईएमपी है, 1700 करोड़ फॉर 1500 मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। मतलब 1500, पहले तो 1500 मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जा रहे हैं और उसके लिए 1700 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं बजट में। तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन रहेगा कि कितने, तो 1500 मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जाएंगे और उसके लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी है याद रखना डेटा। अगला 62 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे एजुकेशन के लिए। तो ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। नवोदय विद्यालय जो कि बोर्डिंग सिस्टम चलाता है, तो बोर्डिंग सिस्टम में उसके थ्रू 62 न्यू नवोदय विद्यालय खोले जाने की बात कही गई है इस बजट में। कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एजुकेशन से ही रिलेटेड है। अभी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं एजुकेशन को। तो इसमें क्या बोल रहा है कि डिजिटल लिटरेसी स्कीम, डिजिटल लिटरेसी स्कीम, जैसे कि अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक तरीके से डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं डिजिटली आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दिया जा रहा है चैनल के थ्रू। तो ये भी डिजिटल इंडिया का सपोर्ट कर रहा हूँ। तो डिजिटल लिटरेसी स्कीम के थ्रू क्या लॉन्च किया जा रहा है कि 6 करोड़ एडिशनल रूरल हाउस होल्ड्स, मतलब डिजिटल लिटरेसी स्कीम के थ्रू जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं 6 करोड़ लोगों को उसमें कवर, मतलब 6 करोड़ एडिशनल रूरल हाउस होल्ड्स को कवर किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, 6 करोड़ हाउस होल्ड को कवर किया जा रहा है डिजिटल लिटरेसी स्कीम के थ्रू। अगला देखते हैं, जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है किसके लिए, जो स्कूल्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं और जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाते हैं, तो उनके लिए जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए और मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। तो ये आपको, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक एजुकेशनल फैक्ट है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे वाला जो है वो सबसे आईएमपी है। वो क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव टू स्किल 1 करोड़ यूथ, मतलब 1 करोड़ जो युवा हमारी है इंडिया की, उसके लिए आने वाले 3 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू मतलब लोगों को स्किल किया जाएगा, उनको क्वालिफाई किया जाएगा। 1 करोड़ यूथ को आने वाले 3 सालों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू डेवलप किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, 1 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू। अब जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, उसके अंदर क्या किया गया है कि जो ट्रेनिंग के लिए 76 लाख यूथ को मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें 1500 मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खोला जाएगा, जो कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताई थी कि 1500 मल्टी स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे और उसके लिए 1700 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है। तो एजुकेशन हो गया। अब देखते हैं एनर्जी से रिलेटेड मतलब क्या बताया गया है। एनर्जी से रिलेटेड क्या बताया गया है वो हम देखते हैं। एनर्जी, तो एनर्जी में क्या है, 300 करोड़ रुपए, मतलब 300 करोड़ रुपए न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो एनटीपीसी है या फिर जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है, जहाँ से न्यूक्लियर पावर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं या कोई भी एनर्जी बनाते हैं, उसके लिए 3000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगला देखते हैं, अगली लाइन क्या कह रही है। जो गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट 15 से 20 ईयर कंप्रहेंसिव प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब गवर्नमेंट जो है आपकी आने वाले 15 से 20 सालों में ड्राइंग कंप्रहेंसिव प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड इन नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स फॉर एक्सप्लॉइटिंग द न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब आने वाले 15 से 20 सालों में जो गवर्नमेंट है कई सारे ऐसे प्लान बनाएगी जिसके थ्रू हम न्यूक्लियर एनर्जी को जिससे ज़्यादा फैला सकें। तो उससे क्या रहेगा कि मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज़ करके ज़्यादा एनर्जी बना सकें, मतलब ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। ये हमारे बजट में कहा गया है। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड
इंसेंटिव्स फॉर डीप वाटर गैस एक्सप्लोरेशन, मतलब जो डीप वाटर गैस एक्सप्लोरेशन होता है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ इंटेंसिव वगैरह देगी। तो ये उतना आईएमपी नहीं है। मोस्ट आईएमपी इस अगर स्लाइड की बात करें तो 3000 करोड़ रुपए जो कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन को दिए जा रहे हैं। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना क्या कैसा बजट में बताया गया है, वो हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, मतलब इस स्लाइड में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बताया जा रहा है। 27,000 करोड़ टू बी स्पेंड ऑन रोडवेज, मतलब जो हमारी सड़क निर्माण की पद्धति है या जो रोडवेज है उसके ऊपर 2700, उसके ऊपर कितना 2700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, उसके ऊपर 2700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब अगला है 65 एलिजिबल हैबिटेट्स टू बी कनेक्टेड बाय 2.23 लाख किलोमीटर ऑफ रोड्स, मतलब जितने भी 65 एलिजिबल हैबिटेट्स वगैरह हैं उनको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया जाएगा, वो भी 2.23 लाख किलोमीटर ऑफ रोड्स, मतलब 2.23 लाख किलोमीटर रोडों को एक साथ जोड़ा जाएगा। और अगर करंट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अभी का लक्ष्य रखा गया है आपका 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, मतलब 100 किलोमीटर डेली रोड का काम किया जाएगा, जो जिससे कि 2.23 लाख किलोमीटर्स का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन 55,000 करोड़ रुपए फॉर रोड एंड हाईवेज, मतलब जो रोड एंड हाईवेज को निर्माण कराने की अगर बात करें उसके लिए 55,000 करोड़ रुपए का मतलब धनराशि दी गई है, एलोकेट किया गया है। और अगर पूरे टोटल बात करें एलोकेशन फॉर रोड एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 97,000 करोड़ रुपए टोटल दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी राशि दी गई है टोटल, तो टोटल अमाउंट है 97,000 करोड़ रुपए। और अगर रोड एंड हाईवेज की सिर्फ बात की जाए तो 55,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं इसके लिए, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, जो इंडियाज हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन ऑफ मोटर व्हीकल वाज रिकॉर्डेड इन 2015, मतलब क्या बोल रहा है कि जो 2015 साल था उसमें मोटर व्हीकल्स का अभी तक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है हमारे इंडिया से। तो 2015 साल में रिकॉर्ड किया गया है कि सबसे ज़्यादा मोटर व्हीकल्स का प्रोडक्शन इंडिया में, मतलब अभी तक में इंडिया में सबसे ज़्यादा मोटर व्हीकल का प्रोडक्शन 2015 साल में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। टोटल आउटले फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन बजट 2016 नाउ स्टैंड्स एट द, कितनी राशि है, ये है आपकी 2,21,246 करोड़ रुपए। तो 2,21,246 करोड़ रुपए टोटल मतलब इनका आउटले आया है हमारे बजट का। तो ये आपको डेटा ज़रूर याद रखना है, तो इसको ऐसे याद रखें 221246, मतलब एक मोबाइल नंबर जैसे याद कर लें 221246 करोड़ रुपए टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट आया। सिर्फ जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर खर्च किए जाएंगे इतने रुपए। अगला देखते हैं, न्यू ग्रीनफील्ड पोर्ट्स टू बी डेवलप्ड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट पे, मतलब जो अपने पूर्वी और पश्चिमी तटीय भाग हैं उस पे ग्रीनफील्ड पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अब ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अभी आने वाले एग्जामों में जरूर, बैंकिंग में तो 101% ये पूछा जाएगा। 100% एफडीआई इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब जो फूड प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्केटिंग, मतलब फूड प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग की जाती है, कैसे कहाँ से क्या करना है, उसके ऊपर अब 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 100%। तो ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आने वाले एग्जामों में। अगला डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है और
उससे रेवेन्यू जो है मतलब लॉस ऑफ 1060 करोड़ का हुआ डायरेक्ट टैक्स के थ्रू। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें हमको गेन मिला है कितना, 20,670 करोड़ रुपए का। तो हमको इनडायरेक्ट टैक्स से प्रॉफिट हुआ है 20,670 करोड़ का, और डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इससे हमको 1060 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1060 करोड़ रुपए का इससे घाटा हुआ है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में क्या क्या किया गया है हमारे बजट में। तो एग्रीकल्चर में देखते हैं क्या किया गया है। टोटल एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसके लिए दिया गया है 35,984 करोड़, 35,984। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेटा आपको याद करना ही पड़ेगा, डेटा ही IMP है। तो टोटल एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कितना दिया गया है, 35,984 या 35,984 करोड़ रुपए टोटल एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है, मतलब एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के लिए। तो अब देखते हैं कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है। मतलब 28.5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड विल बी ब्रॉट अंडर द इरिगेशन, मतलब 28.5 लाख हेक्टेयर्स जो ज़मीन है उसको खरीदा जाएगा इरिगेशन के अंतर्गत। अगला, पूरा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हमारा जो बजट है वो पूरा एग्रीकल्चर को ध्यान में रख के बताया गया है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, 5 लाख एकर्स ज़मीन खरीदी जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए ओवर द 3 ईयर पीरियड, मतलब 3 साल के पीरियड के लिए 5 लाख खरीदे जाएंगे, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ऑर्गेनिक खेती की जाएगी, रासायनिक खेती की जाएगी उसके लिए। 60,000 करोड़ फॉर रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब जो हमारे आज की समस्या क्या है कि हमारा वाटर लेवल घटता जा रहा है ज़मीन का। पहले अगर हमको 30 फुट पे पानी मिल जाता था तो आज वही 60 फुट पे, और हिली एरिया पे वो 200 से 300 फीट नीचे हमको पानी मिलता है। तो ग्राउंड लेवल मतलब वाटर का जो ग्राउंड लेवल है उसको ठीक करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए मतलब इस बजट में दिया जा रहा है, वो भी वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का जो है उसको वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को 60,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसकी मदद से हम अपने मतलब वाटर लेवल को ठीक करेंगे। अब डेडिकेटेड इरिगेशन फंड इन नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड हो गया, ये एक कृषि बैंक है, इसके लिए दिया गया है 20,000 करोड़ रुपए। तो ये आपको याद रखना है, इसके लिए कितना दिया गया है, 20,000 करोड़ रुपए। तो ये बहुत ही IMP डेटा हो गया कि नाबार्ड को कितना दिया गया है, तो 20,000 करोड़ रुपए। अब जो क्या बोल रहा है कि नॉमिनल प्रीमियम एंड हाईएस्ट एवर कंपनसेशन इन केस ऑफ द क्रॉप लॉस अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कंपनसेशन दिया जा रहा है अगर आपकी कोई फसल खराब हो जाती है तो इस बीमा योजना के तहत। फसल बीमा योजना के ऊपर मैं पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन करके एक वीडियो में डालने वाला हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं बैंकिंग, मतलब बैंकिंग के क्षेत्र में मतलब क्या दिया गया है हमारे बजट में, बैंकिंग के क्षेत्र में क्या दिया गया है बजट में। तो देखते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में क्या बोला गया है। बैंक गेट अ बिग बूस्ट एट 25,000 करोड़ टुवर्ड द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक को फिर से कैपिटलाइज करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए मतलब दिया गया है। और अरुण जेटली जी ने कहा है कि बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो BBB बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो विल बी मतलब बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो जो है उसके लिए क्या किया जाएगा कि वो पब्लिक सेक्टर बैंकों को मतलब कैसे रिकैपिटलाइज करना है उसका किया जाएगा। और अभी हाल ही में BBB बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो के नए अध्यक्ष बने हैं विनोद राय, तो ये आपको याद रखना है। अगला, टारगेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट में मुद्रा।
अब जो मुद्रा स्कीम, मुद्रा बैंक जो चालू की गई थी या जो मुद्रा स्कीम चल रही है उसको उसका टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है आपका 1,80,000 करोड़ रुपए, 1,80,000 कर दिया गया है मुद्रा बैंक का। अगला जो IDBI बैंक है, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका जो गवर्नमेंट का स्टेक है उसको 50% के नीचे रखने की बात हो चुकी है। उसको स्टार्ट कर दिया गया है कि उसके शेयर को बेच दिए जाएंगे। तो कुल मिला के अब क्या हो जाएगा, IDBI जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाएगा आपका, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जिसमें भी 50 से अबव या 50% जिसका शेयर रहता है वो हाईएस्ट रहता है। तो अगर 50% से नीचे हम गवर्नमेंट का शेयर आ जाएगा तो ये प्राइवेट बैंक हो जाएगा। अगला जनरल इंश्योरेंस कंपनीज विल बी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जितने भी ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया जाएगा। अगला जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, गवर्नमेंट टू इंक्रीज ATMs, माइक्रो ATMs इन पोस्ट ऑफिस इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब जो पोस्ट ऑफिस है वो भी अब अपने ATM लगाने वाला है। तो ये इस ATMs में ATM और माइक्रो ATM खोले जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीमेंट लगाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा नंबर ऑफ कितने ATMs को लगाया जाना है आपके आने वाले 3 सालों में। तो ये हमारा आज का आम बजट था जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा पेश किया गया था, और ये पेश किया गया है आज 29 जनवरी 2016 को। और मैं आपको ये करंट, क्योंकि अभी 5 तारीख को LIC ADU का पेपर है, इसलिए मैंने आज ही इस वीडियो को अपलोड करना सही समझा। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें ताकि आप इस बजट की पूरी जानकारी ले सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर और जहाँ भी आप शेयर करना चाहें, व्हाट्सएप, उस पर आप उसको शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ चैनल के बाद यूट्यूब पे सबसे पहले मैं ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।